हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। क्या आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत में पहला शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा था और कौन सा राजवंश था जिसका जिक्र उड़ान मैगजीन में बार बार आता है, एग्ज़ाम में भी आता है। आज हम बात करेंगे सातवाहन साम्राज्य की, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ। ये वीडियो उड़ान मैगजीन से लिया गया है। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और सीरियस एस्पिरेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और शेयर करें ताकि पढ़ने वाले बच्चों तक यह पहुँच सके। सातवाहन साम्राज्य में हम पढ़ेंगे सामाजिक संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म, वास्तुकला, भाषा, साम्राज्य का पतन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन, इसके बारे में जानेंगे। सातवाहनों का उदय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में दक्कन में हुआ था। वे दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के स्थानीय उत्तराधिकारी थे। ऐसा माना जाता है कि ये पुराणों में वर्णित आंध्रों के समान है। सातवाहन राजाओं को आंध्र भृत्य कहा जाता है। यह शब्द संभवतः आंध्र जनजाति को संदर्भित करता है। आप इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। उन्होंने आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। सातवाहनों ने तेलंगाना क्षेत्र में शासन करना शुरू किया और फिर गोदावरी बेसिन में शासन करने के लिए महाराष्ट्र चले गए, जहां प्रतिष्ठान यानी कि महाराष्ट्र में पैठन उनकी राजधानी थी। बाद में वे तटीय आंध्र को नियंत्रित करने के लिए पूर्व की ओर चले गए। नोट है यहाँ पे एक, सबसे पुराने सातवाहन शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। जब जब उन्होंने कण्वों को हराया और मगध भारत के कुछ हिस्सों, मुख्य रूप से उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी गोदावरी घाटी में सत्ता स्थापित की। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण शासक। प्रमुख शासक बताए गए हैं एक तरफ और उनकी उपलब्धियां। पहला है आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी, 106 से 130 ईस्वी। उपलब्धियां हैं इनकी, उन्होंने शासक नहपान को हराया और अपने शाही प्रतीक चिन्ह के साथ नहपान के सिक्के फिर से जारी किए। उनकी माता गौतमी बलश्री का नासिक शिलालेख उन्हें शक, पहलव और यवनों का विजेता कहता है। उन्होंने वैदिक अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने राज यानी कि राजाओं का राजा और महाराज यानी कि महान राजा की उपाधियां धारण की और उन्हें विंध्य के भगवान के रूप में वर्णित किया गया। ये पूरा नोट आप नोट करेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वशिष्ठी पुत्र, इनकी उपलब्धियां हैं। वह गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र और उत्तराधिकारी था। पुलुमामी, ये पूरा नाम है यहाँ पर। इनका समय है 130 से 154 ईस्वी। उसने गोदावरी के तट पर पैठन में अपनी राजधानी स्थापित की। नेक्स्ट है यज्ञश्री सातकर्णी, समय है इनका 165 से 194 ईस्वी। वह वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी का भाई और अंतिम महत्वपूर्ण सातवाहन राजा था। उसने उत्तरी कोंकण और मालवा को शकों से पुनः प्राप्त हासिल किया। जहाज की विशिष्ट आकृति वाले सिक्के जारी किए जो उसके शासनकाल के दौरान विदेशी व्यापार के महत्व को दर्शाते हैं।
नेक्स्ट है राजा हाल। इन्होंने संगम काव्य के समान विषय वस्तु पर 700 प्रेम से संबंधित कविताओं का संग्रह गाथा सतसई यानी कि प्राकृत की रचना की। नेक्स्ट है भौतिक संस्कृति। धातुकर्म, उन्होंने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया और तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल से लौह अयस्क निकाले। उन्होंने सोने का उपयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया क्योंकि उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। वे सिक्के बनाने के लिए मुख्य रूप से सीसा, पोटीन, तांबा और कांस्य का उपयोग करते थे। कोलार की खदानों में प्राचीन सोने के कार्यों के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नोट है, आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं आप इनको पॉइंट वाइज ही याद करिए, क्योंकि अगर मेंस में आपको क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इस तरह के पॉइंट वहाँ पे ऐड करके अपना आंसर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पोटीन सिक्कों में प्रयुक्त एक आधार धातु मिश्र धातु है। यह आमतौर पर तांबे, टीन और शीशे यानी कि भिन्न भिन्न अनुपात में का मिश्रण होता है और इसमें आमतौर पर कोई महत्वपूर्ण कीमती धातु नहीं होती है। नेक्स्ट है कृषि और अर्थव्यवस्था। क्षेत्र में धान की रुपाई और कपास का उत्पादन कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र के मध्य होता था। व्यापार में वृद्धि इस क्षेत्र में पाए गए कई रोमन और सातवाहन सिक्कों से परिलक्षित होती है। इसने कई व्यापारी और कारीगर को आगे की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को भरपूर मात्रा में दान दिए और छोटी छोटी स्मारक पट्टिकाएं स्थापित की। गाड़िक या इत्र निर्माताओं का बार बार दान देने वालों के रूप में उल्लेख किया गया है। बाद के चरण में गांडिक शब्द सभी प्रकार के दुकानदारों को दर्शाता है। पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक महाराष्ट्र में और बाद में पूर्वी दक्कन में नगरों का विकास हुआ। यहाँ पे नोट है, प्लिनी यानी कि इटली से संबंधित है। प्लिनी ने उल्लेख किया है कि आंध्र में 30 चार दीवारी वाले कई शहर और गांव शामिल थे। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन। सातवाहन मूलतः दक्कन की एक जनजाति प्रतीत होते हैं, हालांकि उनका ब्राह्मणीकरण किया गया, जैसा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के ब्राह्मण होने के दावों से स्पष्ट होता है। उन्होंने 4 भागों में विभाजित वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का दावा किया। इस पॉइंट को भी आप अंडरलाइन करेंगे। कहीं पे भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं पे कुछ पॉइंट गलत लग रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मातृवंशीय पहलू। राजाओं के नाम अक्सर उनकी माताओं के नाम पर रखे जाते थे, जैसे गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र। यहाँ पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस चैप्टर में बताया गया है और किस जगह पर संबंधित है। कुछ शिलालेख राजा और उसकी मां दोनों के अधिकार से जारी किए जाते थे। मात्र सत्तात्मक तत्वों का प्रदर्शन करते हुए सातवाहन शासक परिवार के पास सिंहासन का पितृ सत्तात्मक उत्तराधिकार था। नेक्स्ट है प्रशासनिक व्यवस्था। सातवाहन धर्मशास्त्र के आदर्शों का पालन करते थे। राजा को देवीय गुणों से युक्त धर्म के संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया था। प्रशासनिक संरचनाएं। अशोक के काल की कुछ प्रशासनिक संरचनाओं को बनाए रखा गया। अधिकारियों को अमात्य और महामात्र के नाम से जाना जाता था। उच्च अधिकारियों को महाराष्ट्र कहा जाता था। राष्ट्र नामक एक नए प्रशासनिक विभाग की शुरुआत की गई, जबकि जिलों को आहार कहा गया। यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट करेंगे, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि आहार किससे संबंधित है। आपको याद रखना है कि वो जिलों से संबंधित है। सामंत और स्थानीय प्राधिकारी। राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां थी।
इनमें राजा प्रमुख था जिसे सिक्के चलाने का अधिकार था। अन्य में महाभोज और सेनापति शामिल थे। आदिवासी क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ को प्रांतीय गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन गौलमिक के अधीन था, जो एक सैन्य रेजिमेंट का प्रमुख था। कटक और स्कंदवर सैन्य शिविरों और बस्तियों को दर्शाते थे। यहाँ पे आप इनको याद रखना है, कटक स्कंदवर सैन्य शिविरों को और बस्तियों को दर्शाते थे। ये पॉइंट आपको नोट करना है, अंडरलाइन करना है इसको। जब तक राजा वहां रहता था तब तक ये प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करते थे। यह उनके शासन के सैन्य चरित्र को प्रदर्शित करता है। प्लिनी ने उल्लेख किया है कि आंध्र साम्राज्य के पास पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों से बनी एक बड़ी सेना थी। ये नोट है, इसको आप प्लीज अंडरलाइन करिएगा। भूमि अनुदान और कर मुक्त गांव। उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि देने की प्रथा शुरू की, जिससे पुरोहित समूहों को उच्च दर्जा प्रदान करने में मदद मिली। यहाँ पे नोट है, नाड़ेघाट शिलालेख महाराष्ट्र में बौद्ध भिक्षुओं को दी गई भूमि पर दी गई कर छूट का संकेत मिलता है। भूमि अनुदानों के परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों का एक समूह तैयार हुआ जो खेती नहीं करते थे लेकिन भूमि के मालिक थे, जिससे भूमि आधारित सामाजिक पदानुक्रम और समाज में विभाजन का विकास हुआ। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था संबंधी नियमों को लागू करने में सहायता की, जिससे एक स्थिर सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे धर्म, इसके बारे में जानते हैं। उन्होंने अश्वमेध और वाजपेयी जैसे वैदिक यज्ञ किए और कृष्ण तथा वासुदेव सहित वैष्णव देवताओं की पूजा की। बौद्ध धर्म का प्रचार। महायान बौद्ध धर्म ने विशेष रूप से मजदूर वर्ग के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा और अमरावती सातवाहन और उनके उत्तराधिकारियों इक्ष्वाकुओं के अधीन महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बने। बौद्ध धर्म संभवतः व्यापारियों के समर्थन से महाराष्ट्र के नासिक और जुनार जैसे पश्चिमी दक्कन क्षेत्रों में भी विकसित हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर वास्तुकला। चट्टानों को काटकर बनाए गए यानी कि रॉक कट चैत्य और मठ। कई चैत्य यानी कि पवित्र स्थल और मठ उत्तर पश्चिमी दक्कन या महाराष्ट्र में ठोस चट्टान को काट कर बनाए गए थे, जैसे पश्चिमी दक्कन में कार्ले चैत्य। नासिक में उपस्थित तीनों विहारों में नहपान और गौतमीपुत्र के शिलालेख हैं, जो पहली से दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास के हैं। यहाँ पे आपको सातवाहन काल से संबंधित महत्वपूर्ण शिलालेख बताए जा रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ आपको स्थान बताए गए हैं, दूसरी तरफ शिलालेख के नाम बताए गए हैं, जिन स्थानों से मिले हैं उन शिलालेखों के नाम बताए गए हैं और उनका विवरण बताया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बेनिफिट रहेगा याद करने में, समझने में। कनगनहल्ली सन्नति कर्नाटक। अधलका महाचैत्य शिलालेख इसका नाम है। सातवाहनों शासकों विशेष रूप से वशिष्ठ पुत्र श्री सीमुख का उल्लेख मिलता है। नासिक पांडव लेनी और शिलालेख है गौतमी बालश्री का शिलालेख। विवरण है यहाँ पर, गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री द्वारा जारी किया गया। अपने बेटे की शक यवन का विनाशक के रूप में प्रशंसा करती हैं। नहपान पर गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजय का उल्लेख है। नाड़ेघाट शिलालेख है, नाड़ेघाट गुफा शिलालेख और विवरण है रानी नागानिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी की प्रशंसा, रासुए और अश्वमेध यज्ञ जैसे बलिदानों का उल्लेख। सांची स्तूप स्थान है और शिलालेख है दान संबंधी शिलालेख। स्तूप के द्वार पर सातकर्णी द्वितीय का उल्लेख।
गिरनार शिलालेख है रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ शिलालेख, और विवरण है रुद्रदामन प्रथम द्वारा वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी की हार का उल्लेख। हाथी गुम्फा स्थान है ये। खारवेल का शिलालेख, खारवेल के सैन्य अभियानों का उल्लेख जिसमें सातवाहनों के साथ संभावित संघर्ष का उल्लेख सातकर्णी प्रथम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आंध्र में बौद्ध स्तूप। अमरावती के स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन दूसरी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में इसका पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया गया था। नागार्जुनकोंडा दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के संरक्षण में फला फूला। इस स्थल पर बौद्ध स्मारक और प्रारंभिक ब्राह्मणवादी ईंटों के मंदिर दोनों मौजूद थे। सातवाहनों ने सांची के बौद्ध स्तूप के अलंकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी मरम्मत राजा सातकर्णी द्वितीय के अधीन की गई थी। नेक्स्ट है सातवाहन काल के महत्वपूर्ण विद्वान। यहाँ पे विद्वान बताए गए हैं, संबंधित क्षेत्र बताए गए हैं और उनके प्रमुख कार्य बताए गए हैं। हाल विद्वान है, इनका संबंधित क्षेत्र है साहित्य, इनका कार्य है गाथा सप्तशती यानी कि 700 श्लोक की रचना की, जो प्रेम, प्रकृति और ग्रामीण जीवन पर केंद्रित प्राकृत कविताओं का संग्रह है। सर्वसेन विद्वान, इनका कार्य है साहित्य, प्राकृत और संस्कृत भाषा में। इनका कार्य रहा है हरिविजय, एक संस्कृत काव्य की रचना की, प्राकृत भाषा के संरक्षक। गुणाध्याय संबंधित क्षेत्र साहित्य और कार्य है वृद्ध कथा, एक विशाल काव्य रचना लिखी जो पेशाची भाषा में थी। यह बाद के ग्रंथों जैसे कथा सरिता सागर का स्रोत बनी। नागनिका विद्वान जो थे उनका क्षेत्र है धर्म और शिलालेख। कार्य रहा है सातवाहन रानी, जिनके नाड़ेघाट शिलालेख से प्रशासनिक और सामाजिक प्रथाओं की जानकारी मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी विद्वान, उनका क्षेत्र है शिक्षा और धर्म का संरक्षण, और कार्य है विद्वानों और धार्मिक कार्यों का समर्थन किया, वेद तथा बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है भाषा। उन्होंने प्राकृत को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया। उनके सभी शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। गाहा सत्सई एक महाराष्ट्री प्राकृत ग्रंथ है जिसमें 700 प्रेम कविताएं शामिल हैं। इसकी विषय वस्तु तमिल संगम कविता के समान थी और इसका श्रेय हाल नामक सातवाहन राजा को दिया जाता है। सातवाहन साम्राज्य का पतन जानते हैं यहाँ पर। तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास सातवाहन साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी जगह इक्ष्वाकुओं ने ले ली। उसके बाद आंध्र में पल्लव और उत्तरी कर्नाटक में कदम्बों ने शासन किया। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। तो जो बच्चे भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, ग्रुप सी, स्टेट पीसीएस, एनी एग्ज़ाम किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बुक में बहुत बड़ा है, पढ़ने में आप लोग आलस कर जाते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पॉइंट हैं ये सारे, तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है, समझना है। और जो भी बच्चे पीडीएफ कंप्लीट चाहते हैं तो उनके लिए ये पोर्टल है गुरु स्टडी पोर्टल। तो आप लोगों को ये पूरा देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। ज़्यादा महंगे नहीं है इसमें नोट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा पैकेज मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आप कोई सी भी लैंग्वेज में मेरे से ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में से। और प्राइस उसका ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। इतने पैसे तो वैसे ही इतना खर्च हो जाता है, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप सीरियस पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एक बार में अगर पूरे नोट्स ले लेते हैं तो आप लोग अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेली मैं आप लोगों को एक ही चैप्टर बता सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी इसमें।
तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कल मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, गुप्त साम्राज्य। इसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्लीज़ ये वाला वीडियो आप लोग मिस मत करिएगा, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में आते हैं और कभी कभी मॉक टेस्ट में भी पूछा जाता है। अगर आप देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और इंटरव्यू में भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये चैप्टर ज़रूर देखिएगा, छोड़िएगा नहीं। तो कल मिलेंगे हम गुप्त साम्राज्य के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।